रिस्पॉन्स टू इलनेस के कौन कौन से पढ़े थे रिस्पॉन्सेस? फेयर, हाँ जी, एंजाइटी, हाँ स्ट्रेस, जी, यस, ओवर ओके। डिपेंडेंसी। और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ओवर डिपेंडेंसी कब होती है? जब हम बिल्कुल हेल्पलेसनेस हो जाते हैं और हम किसी किसी अनदर पर्सन पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? यस क्लियर है मैम। बच्चे? ओके, यस आज मैम। हम पढ़ेंगे। ओके ओके, आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट एंड फैमिली। जब एक फैमिली मेंबर में एक मैम पेशेंट आवाज नहीं आ रही बीमार है। होता है। मैम वॉइस नहीं अब आ आ रही। रही है आपको आवाज? अब आ रही है वॉइस मेरी? हेलो, यस हाँ मैम। जी मैम। अब आ रही है? ओके ओके, यस आज यस हम मैम। मैम। पढ़ेंगे। ओ, ओके ओके, आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट एंड फैमिली। जब एक पर्सन फैमिली में बीमार होता है तो उसकी फैमिली में और उस क्लाइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? आज हम क्या पढ़ेंगे? इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट एंड फैमिली। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? टॉपिक का जी मीनिंग यस क्लियर मैम। है मैम। ना? यस मैम। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि इलनेस इज अ नेवर एंड आइसोलेटेड प्रोसेस। ठीक है, हम किस कुछ कुछ कंडीशंस में क्या करते हैं, पर्सन को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मीनिंग पता है ना सबको क्या होता है? एक अलग जगह यस मैम। उनको रखना। ठीक है, कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज अनदर पर्सन को स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज बोली कि हमेशा मतलब कोई भी इलनेस हो तो नेवर एन आइसोलेटेड प्रोसेस। हम उन्हीं कंडीशंस में करते हैं जिनमें कम्युनिकेबल स्प्रेड होता है, मतलब कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन कोई भी डिजीज ट्रांसफर होती है, उसी कंडीशन में हम पर्सन को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। करेक्ट? सब सब कंडीशंस में नहीं करते। अगर सपोज करो कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज मिलाइटिस है या हाइपरटेंशन है, तो हम क्या उनको आइसोलेट करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमें वन पर्सन टू अनदर नहीं होती है, बिकॉज वो जेनेटिक डिजीज कंडीशन है। क्लियर है? वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। समझ में आया? डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं है ना कम्युनिकेबल डिजीज। नो मैम। नो ठीक मैम। है, तो वो क्या, वो हमें जेनेटिक मिलती है। क्लियर है? तो जैसे सपोज करो हमें कोल्ड होगा, जैसे अभी आप रिसेंट अगर हम कोविड-19 की बात करें, तो कोविड-19 क्या है? हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर हमें किसी भी पर्सन को कोविड-19 पॉजिटिव होता है, तो हम उन कंडीशंस में क्या करेंगे? पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। जैसे कोविड-19 हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, फीवर, कोल्ड हो गया। कोल्ड भी क्या है? कोल्ड तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है। फैमिली में एक पर्सन को होगा तो क्या होगा? सबको होगा ना? होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इलनेस इज अ नेवर एंड आइसोलेटेड, मतलब कि जो इलनेस वर्ड है हमारा, हम बीमार, तो नेवर एंड आइसोलेट मतलब कि हर कंडीशन में हम पेशेंट को आइसोलेट नहीं करते। सम कंडीशंस में हम क्या करते हैं? पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। व्हेन एन इलनेस व्हेन एन इल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। ओके ओके, अब आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। यस यस This मैम। call मैम। is now being recorded. ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि फैमिली इज अ होल इफेक्टेड बाय द डिजीज प्रोसेस। ठीक है, जब एक फैमिली मेंबर में किसी भी एक पर्सन को कोई भी इलनेस होती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? पूरी फैमिली में उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। बीमार नहीं होते, बट उन सारी चीजों का इफेक्ट होता है। ठीक है, द चेंजेस ड्यू टू द इलनेस दैट द क्लाइंट एंड फैमिली एक्सपीरियंस। ठीक है, उन सारी कंडीशन को फैमिली, तो मतलब क्लाइंट जो पर्सन इल है वो तो एक्सपीरियंस कर ही रहा है, साथ ही साथ फैमिली भी एक्सपीरियंस उस चीज को करती है। तो इन्होंने बोला कि क्या क्या ऐसे इम्पैक्ट हैं, कौन कौन से ऐसी इलनेस पे हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बिहेवियर चेंजेस। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे बिहेव में क्या आएगा? चेंजेस आएंगे। शॉर्ट टर्म और माइनर इलनेस अवेक फ्यू बिहेवियर चेंजेस इन द फंक्शनल ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इन्होंने बोला कि कुछ हमारे बिहेवियर चेंजेस आएंगे जिसमें हमें एंजाइटी होगा, ठीक है, डिनाइल होगा। डिनाइल क्या होता है कि हम उन जब हम बीमार होते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, एंगर क्या होता है? गुस्सा आना, विड्रॉल, कोई भी गुस्सा आता है तो हम किसी के ऊपर वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या किसके अंडर आती है? बिहेवियर चेंजेस में आते हैं। और ये सब सब जो हमारे बिहेव में चेंज आता है, ये सम टाइम तक रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। ठीक है, माइनर इलनेस अवेक फ्यू बिहेवियर चेंजेस। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। क्लियर है बच्चे? बिहेवियर चेंजेस, मैम रिपीट करना। यस मैम। मैम रिपीट करना। बिहेवियर
ओके, बिहेवियर चेंजेस मतलब अगर कोई भी पेशेंट बीमार होता है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका बिहेव कैसा होता है, क्या क्या चेंजेस, जैसे उसमें फेयरनेस आएगा, उसे डर लगेगा, एंजाइटी होगी, ठीक है, उसे डिनायल मतलब कि वो उस रियलिटी में उस प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इट मीन्स कि उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसे एंगर होगा, विड्रॉल होगा, गुस्सा होगा, किसी के ऊपर वो गुस्से को निकालेगा, ठीक है, विड्रॉल, एंगरनेस, विड्रॉल करना। क्लियर है बच्चे? बिहेवियर चेंजेस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल। उस इलनेस पे फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल। व्हेन इलनेस अकर, अगर फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार होता है, द रोल ऑफ पेशेंट एंड फैमिली में चेंजेस, ठीक है। उस सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसे चेंज चेंज होती हैं हमारी लाइफ में। चेंज में बी द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमें वो सारी चीज़ें जो भी हमारी कुछ टाइम तक रहती हैं या ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहती है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द डिजीज कंडीशन, कि जो हमारी इलनेस है उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब से स्टार्ट हुई और कब खत्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है? कब तक रहता है? ड्यूरिंग इलनेस फैमिली मेंबर ऑल्टर देयर लाइफस्टाइल, ठीक है। जो मतलब कि अदर पर्सन है हमारी फैमिली में, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेस आएंगे। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। को वही मतलब कि डाइट लेंगे, जैसे हम एक पेशेंट को देते हैं, मैम हेल्दी आवाज कट रही एनवायरनमेंट है। क्रिएट करेंगे। आवाज कट रही है आपकी? ओके, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो? हेलो? कब कट यस कट मैम। जा रही अब है। आ रही है? कट रही है, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, ठीक है। मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी उस लाइन को, ठीक है। ओके मैम। क्लियर? ठीक है। तो जी इम्पैक्ट मैम। ऑन फैमिली रोल में इन्होंने बोला कि कोई भी हम डेली कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मतलब जो फैमिली मेंबर करती है, तो उनमें कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो डेली लाइफस्टाइल अपना वैसा नहीं ले सकते जैसे कि वो पहले लेते थे। अगर आपकी आपकी फैमिली में कोई भी बीमार होता है, तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना उस चीज़ से, होते हैं नहीं होते हैं, कि जो हमारी फैमिली मेंबर है वो कैसे रिकवर होगा, आप उसकी मतलब कि केयर करते हो, आप टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन देते हो, तो वो सारी चीजें, आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? नेहा यस सैनी मैम। ने लेफ्ट क्यों किया है? नेहा सैनी ने हेलो लेफ्ट क्यों की? हेलो? मैम भी मेरा 2-3 बार हेलो? बार हेलो मैम ओके खुद ही ओके, लेफ्ट होते हाँ, जा रहा है। खुद ही लेफ्ट हो रहा है, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मैं थर्ड ज्वाइन वन कर रही हूँ, आता 2 है, बार किया मैंने। ओके, उसके बाद थर्ड आपका आता है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। आपको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको समझ में सारी चीजें आई होंगी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज, जब आप बीमार होते हो, कोई भी पर्सन बीमार होता है, तो बॉडी इमेज में इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसका, होगा या नहीं होगा? जैसे कि हम डेली अच्छे से एक्टिवली काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी इमेज में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं, हम वीक महसूस करते हैं। द इलनेस इफेक्ट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। हम जब भी एक पेशेंट को असेस करते हैं, तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेक करते हैं ना, करते हैं नहीं करते? जब डॉक्टर के पास पेशेंट आए तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेक करते हैं। द क्लाइंट एंड फैमिली में बी द माल अडेप्टिव बिहेवियर टू द चेंज इमेजेस, ठीक है। उसमें कुछ कुछ माल अडेप्टिव बिहेवियर आते हैं, उसके चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में, ठीक है। द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी एंड एक्सटेंड टू द फिजिकल करेक्टर एंड इफेक्ट बाय द इलनेस। वो जो सारी चीजें उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो किसकी वजह से पड़ रहा है? इलनेस की वजह से पड़ रहा है। क्लियर है? इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज क्लियर है? यस मैम। इम्पैक्ट यस मैम। इम्पैक्ट यस ऑन, मैम। हाँ, इम्पैक्ट ऑन द बॉडी इमेज नॉर्मल है। अपने दिमाग में सेट करो कि जब हम बीमार होते हैं, हमारी बॉडी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव नहीं होती है, नहीं होती है ना। जब हम बीमार होते हैं तो हम रेस्टलेसनेस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। जी तो फोर्थ, हाँ, फोर्थ वन है हमारे पास इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ
कंसेप्ट, ठीक है, हमारे जो खुद के सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है, हमारे खुद के जो सेल्फ थॉट्स हैं, ठीक है, जो हम सोचते हैं, उस पे भी क्या आता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हम वैसे हेल्दी माइंड नहीं होता, हम सोच नहीं पाते हैं अच्छे से। द पेशेंट इज लिविंग द रिस्ट्रिक्ट द लाइफ एंड एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन, बिकॉज क्यों इम्पैक्ट पड़ता है उसके सेल्फ कंसेप्ट में, क्योंकि वो आइसोलेट है, सोशली वो आइसोलेटेड है, सोसाइटी से आइसोलेटेड है, ठीक है। जितने भी वो डेली एक्सपीरियंस लेता है अपनी सोसाइटी से, ठीक है, उन सारी चीजों से वो रिस्ट्रिक्ट है, बिकॉज कि वो इल है और उसको हमने आइसोलेट किया हुआ, ठीक है। तो वो मतलब कि उसके वो सारी चीजें उसके माइंड पे क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है सेल्फ कंसेप्ट पे। क्लियर है। पेशेंट इज लिविंग द रिस्ट्रिक्ट लाइफ, ठीक है, उसकी लाइफ थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जो डेली रूटीन वर्क में वो काम करता था, ठीक है। एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन, स्लोली द इंडिविजुअल विद इलनेस फील सेल्फ एंड फीलिंग ऑफ द सॉरो, उसको थोड़ा दुख होता है उस सारी सिचुएशन में, ठीक है। फियर, डर लगता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता है, क्यों मैं एक कमरे में क्यों बंद हूँ। होता है या नहीं होता आपके साथ भी, है ना। अगर आप 2-3 दिन से ठीक नहीं होते तो ऑलरेडी आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, ठीक है। एंड प्रेजेंटली द प्रोडक्टिकली एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो वो ये सोचता है कि कब तक वो ओवरवेलमिंग, इन सारी चीजों से ओवरवेलमिंग करेगा। क्लियर है। उन सारी चीजों से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इसलिए उस पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें उसको मतलब कि सिचुएशन से बहुत ट्रबल कर रही हैं। क्लियर है। क्लियर है। इम्पैक्ट ऑन Yes, ma'am. सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। तो देन लास्ट आता है इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होते हैं, चेंज, चेंज होना, ठीक है। आपकी लाइफ कांस्टेंट तो नहीं रहती, एक जैसी तो नहीं ना रहती, चेंजेस आते रहते हैं ना। तो इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक, लास्ट इन्होंने बोला है कि आपकी जो फैमिली डायनेमिक है उन पे भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सटेंड ऑफ फैमिली डिस्ट्रप्शन डिपेंड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द इलनेस। जब कोई भी फैमिली मेंबर में कोई बीमार होते तो फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं उस सिचुएशन में कि ये कब रिकवर करेगा। डिपेंड ऑन द डिजीज, की डिजीज कंडीशन एक्यूट है हमारी या क्रॉनिक है, ठीक है। द फैमिली लेवल ऑफ द फंक्शनिंग बिफोर इलनेस एंड सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम फैमिली लेवल का फंक्शनिंग तब चेक करते हैं उससे पहले जब हमारे पास पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशन आती है कि वो उसका इकोनॉमिकली कैसा है, वो इकोनॉमिकली गुड है या बहुत ज़्यादा पुअर है, कि उसकी लाइफ में जो उसकी फैमिली है, ठीक है, उस पर तो बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। वो अपना ट्रीटमेंट अच्छा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। क्लियर है। इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनेमिक्स क्लियर है। क्लियर है या नहीं है। हेलो। यस मैम। Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है आपको। Yes, मेरी ma'am. ओके। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ के बाद है फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस इन द हॉस्पिटल, ठीक है। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, तो उस पे क्या क्या फैक्टर्स आते हैं एक स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को कॉज करते हैं, राइट। तो अनफैमिलियरिटी ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। जब आप एक फैमिली में एक एजम्पशन करो, एक एज्यूम करो, जब आप एक हॉस्पिटल में अगर अगर आप एडमिट होते हो तो आपको, आप किसी को नहीं जानते, होता है ना, अनफैमिलियरिटी होती है, ठीक है। आप वहां पे किसी को नहीं जानते, तो ये एक फैक्टर है आपका, आपके स्ट्रेस को कॉज करने के लिए, ठीक है। अनफैमिलियरिटी ऑफ सराउंडिंग, आपको सराउंडिंग में कोई अपना नहीं मिलता, ठीक है, आपको सब अननोन पर्सन मिलते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आप मतलब कि डिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है हॉस्पिटल में, हो जाती है ना। आपकी वहां पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आपको बेड पे रहना होता है, आपको जो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, आपको जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया होता है आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी टोटली खत्म हो जाती है, ठीक है। आप डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम द स्पाउस, अगर स्पाउस क्या होता है, SPOUSE, स्पाउस क्या होता है, मैंने अभी बोला ना सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस, स्पाउस क्या होता है, एनीबडी नोज। हेलो। नो मैम। हेलो। स्पाउस क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। अगर
अगर सपोज करो कि दो पर्सन हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, अगर एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है ना हस्बैंड की। अगर हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ एडमिट है तो वो अपने हस्बैंड से क्या है, सेपरेशन हो रही है ना, अलग है ना। हस्बैंड घर पे होंगे, वाइफ क्या होगी, हॉस्पिटल में होगी। अगर हस्बैंड हॉस्पिटल में होंगे तो वाइफ क्या होगी, घर पे होगी। तो क्या हो रहा है, ये सेपरेशन ऑफ स्पाउस हो रहा है, ठीक है। स्पाउस हम कपल को बोलते हैं, करेक्ट। किसको बोलते हैं हम, मैरिड कपल को बोलते हैं। क्लियर है, यस मैम। क्लियर है, ठीक है। Yes, तो ma'am. सेपरेशन, हाँ सेपरेट, कई क्या होते हैं बिल्कुल भी मतलब कि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर उनको लोनली एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है हमारा, सेपरेशन ऑफ स्पाउस, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। कोई फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं जो अपने घर से कभी दूर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर उनको एडमिट किया जाता है, आपको पता है हॉस्पिटल में पूरी फैमिली तो नहीं रह सकती, एक ही अटेंडेंट रह सकता है ना फैमिली में, अगर कोई पर्सन बीमार होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि सेपरेशन फ्रॉम फैमिली ये भी आपका एक कॉज है स्ट्रेस का, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर पेशेंट की फैमिली इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसको किस चीज का होगा, फाइनेंशियली, पैसों का होगा या नहीं होगा, कि फैमिली मेंबर कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। आइसोलेशन फ्रॉम अनदर पीपल, अगर उसकी डिजीज कंडीशन बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो उसको एक मतलब कि एक रूम में, प्राइवेट रूम में आइसोलेट किया जाएगा, वहीं पे उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके पास कोई भी ऐसा कन्वेंस नहीं होगा इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उस चीज में उसको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। थ्रेट ऑफ सीवियर इलनेस, ठीक है, उसको अपनी सीवियर इलनेस के लिए डर होगा। थ्रेट होता है डरना ना, डराना किसी को, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ सीवियर इलनेस, ठीक है, उसको अपनी ही इलनेस से डर होगा कि मैं कितनी जल्दी रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। फियर दैट बॉडी अपियरेंस विल चेंजेस आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। उसको डर लगता है जब वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके बाद जो उसकी बॉडी अपियरेंस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। क्लियर है। बीइंग हॉस्पिटलाइज आफ्टर द एक्सीडेंट एंड सस्पेक्टिंग द वर्स्ट, आपको पता है ना कि जब भी किसी का भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कितनी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा सीरियस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं, इंजरी होती है, हेड इंजरी हो जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो क्या हमारी जो बॉडी अपीयरेंस है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। उस चीज का डर की वजह से, फियर की वजह से उसको, पेशेंट को क्या होता है, स्ट्रेस होना जायज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम्स विद मेडिकेशंस, ठीक है। हैविंग मेडिकेशन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, ठीक है। कई क्या होता है जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस होती हैं, अगर मैं बात करूं आपके कैंसर की, ठीक है, अगर पेशेंट को कैंसर होता है, आपको पता है ना कौन सी ड्रग्स लगती हैं, कीमोथेरेपीज लगती हैं, ठीक है। हाँ तो जी मैम। किसी किसी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि जब एक पेशेंट को कीमोथेरेपीज लगती हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बेटा वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को पेशेंट अडेप्ट नहीं कर पाता अपनी बॉडी के लिए, तो वो उसको क्या करते हैं, स्ट्रेस कॉज करते हैं, ठीक है। एंड नो गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द पेन, जब तक वो मेडिकेशन ले रहे हैं बट उसका उसका मतलब कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उसे उस पेन से रिलीव नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके थे फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस इन द हॉस्पिटल। तो सबसे पहला था आपका अनफैमिलियरिटी, ठीक है, आपको फैमिली जैसा माहौल नहीं मिलता एक हॉस्पिटल में। सेकंड आपका आता है लॉस ऑफ इन इंडिपेंडेंसी, ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती। एंड थर्ड वन आपका आता है सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। फोर्थ आता है आपका सेपरेशन ऑफ फैमिली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आइसोलेशन फ्रॉम अनदर पीपल, ठीक है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, आप हर एक इंफॉर्मेशन से खत्म हो चुके होते हो क्योंकि आपके पास कोई, बिकॉज आप आइसोलेट हो रहे हो, ठीक है। थ्रेट ऑफ सीवियर इलनेस, ठीक है, आपको अपनी ही सीवियर इलनेस से थ्रेट लगने लगता है, ठीक है। आपकी बॉडी अपेयरेंस चेंजेस होती है जब आप एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, ठीक है। क्लियर है। प्रॉब्लम्स विद मेडिकेशन, एग्जांपल कीमोथेरेपी अगर लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको उस पेन से रिलीफ नहीं मिल पाता है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रेस। क्लियर है। फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस इन द हॉस्पिटल। क्लियर है आपको, क्लियर है यस बच्चे मैम। फैक्टर, यस पक्का, मैम। ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, ठीक है,
सबसे पहले हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस में हमने 5 इम्पैक्ट पढ़े थे। फर्स्ट हमारा बिहेवियर चेंजेस था, देन हम आपका इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल था, क्या फैमिली रोल होता है, किस इस पे क्या इम्पैक्ट होता है, देन इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज, ठीक है, आपकी बॉडी अपीयरेंस कैसी है, देन इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, देन आपका इम्पैक्ट ऑफ फैमिली डायनामिक्स, ठीक है, उसके बाद आपने फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस इन द हॉस्पिटल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, हमारी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं। क्लियर है? टॉपिक का मीनिंग क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इन्होंने बोला है हेल्थ हैज बीन द डिक्लेयर एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हेल्थ सर्विसेज लेना, ठीक है। हेल्थ हैज बीन द डिक्लेयर एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इट इम्प्लाई दैट द स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, हम अपनी अपनी स्टेट में रहते हैं, ठीक है, कोई हिमाचल में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, सब अपनी अपनी स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी एक फंडामेंटल राइट है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी गवर्नमेंट की हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लियर है? तो इन्होंने बोला हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिजाइन टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी। हम हेल्थ सर्विसेज को एक तरह से डिज़ाइन करते हैं और हम कम्युनिटी एरिया में हेल्थ वर्कर्स को सर्वे करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर्स को कि हमारी कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, बेशक वो अर्बन है या रूरल है, वहाँ पे हमें कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो हम उन कुछ एजेंसीज बनाते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हम किस कम्युनिटी में हमें क्या चीज़ की नीड है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज की डेफिनेशन है, इट इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द इंडिविजुअल फैमिली और community by the agent of the healthcare personal professional and purpose of promoting maintaining monitoring और restoring, ठीक है। हमारी एक हेल्थ केयर पर्सोनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उनका क्या पर्पस होता है, हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन करना, मॉनिटरिंग करना। बार मॉनिटरिंग क्या होता है कि हेल्थ चेकअप्स करना बार बार, ठीक है, और उनको रिस्टोर करना हेल्थ को। क्लियर है? हेल्थ पर्सोनल का मीनिंग क्लियर है? हेल्थ पर्सोनल यस कौन मैम। होते हैं? हम लोग हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक इंडिविजुअल के लिए, एक फैमिली के लिए, एक कम्युनिटी के लिए। हेल्थ पर्सोनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स टीम होती है उनका पर्पस होता है अब हमारी हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना बार बार, ठीक है, फिजिकल चेकअप्स करना हमारे और रिस्टोर करना। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब उन्होंने बोला कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं स्टाफ के लिए कि उनको सब कुछ चेक करना है। डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज बी ऑर्गेनाइज टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन मैनर से क्या करना है, हेल्थ केयर नीड्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। हम कोई भी चीज़ को प्लान आउट करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज मैनर में करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं? ऐसे तो नहीं ना बिना मतलब कि विदाउट एनी टीम वर्क हम काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना? ठीक है, No, ma'am. जो भी हम कोई कुछ भी करते हैं तो उसको हम एक प्लान करते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं कि किस पर्सन ने क्या काम करना है। हम हेल्थ सर्वे के लिए एक हेल्थ वर्कर टीम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डॉक्टर्स की टीम बनाते हैं, उसके बाद हम स्टाफ की टीम बनाते हैं, उसके बाद हम लैब टेक्नीशियंस की टीम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्लान होता है, ऑर्गेनाइज टीम का प्लान होता है हेल्थ नीड को इंटायर पॉपुलेशन को देने के लिए, ठीक है। बी ऑर्गेनाइज टू द मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। कवर फुल रेंज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्योरेटिव एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। हमने हर चीज़ को कवर करना है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव क्या होता है, हमने उस डिजीज कंडीशन से पेशेंट को बचाना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। डिजीज कंडीशन से हमने प्रिवेंट करना है। क्लियर है? बाय द हेल्थ एजुकेशन, बाय द मेडिकेशंस, ठीक है, बाय द एंटीबायोटिक मेडिकेशन। प्रमोटिव, प्रमोटिव बाय द प्रमोट करना है हेल्थ को, हमने उसको उसकी हेल्थ एजुकेशन देनी है कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आपको कोई कंडीशन है, ठीक है, आपने क्या हेल्दी डाइट लेनी, कौन सी मेडिकेशंस लेनी। तो हम उन सारी चीज़ों को पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करेंगे और उसको उसकी हेल्थ के लिए प्रमोट करेंगे। क्योरेटिव, क्योर करना पेशेंट को, ठीक है। रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज,
कुछ पेशेंट होते हैं ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो एकदम से मेडिकेशन से ठीक तो नहीं ना होते हैं, उनको हम क्या करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट करते हैं। उनकी क्या होती है 2-2 3-3 क्लासेस लगती हैं, मतलब कि उनको एक सेशन दिया जाता है काउंसलिंग का, ठीक है, तब वो जाके रिकवर होते हैं। क्लियर है बच्चे? पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो सेकंड हमने पढ़ा कवर फुल रेंज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद बी सपोर्ट बाय द रेफरल सिस्टम, ठीक है, जो हमारे रेफरल सिस्टम है, जितने भी हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज या हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिनको हम रेफरल सिस्टम्स बोलते हैं, उनको हमने सपोर्ट करना है। एंड फोर्थ वन बी बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल। हमने जो भी हमारे पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उनको लेके हमने चलना है। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल का मतलब कि सबको हमने हेल्थ की क्या करनी है प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? हेल्थ फॉर ऑल का मीनिंग क्लियर है? क्लियर है बच्चे? फोर्थ Yes, ma'am. पॉइंट आपके, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो ये तो हमने सिर्फ एक छोटा सा मीनिंग पढ़ा है हेल्थ केयर सर्विसेज का, कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है। उसके 4 मेन पॉइंट पढ़े हैं हमने, कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि हमने प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होनी चाहिए हमारे पास। थर्ड वन होना चाहिए हमने सपोर्ट करना है अपने रेफरल सिस्टम को। एंड फोर्थ वन की हमने हमारी जो भी पॉलिसी बेस बनी होगी, ठीक है, हमने कोई भी कुछ भी हम लॉन्च करते हैं, कुछ भी हम एक प्लान करते हैं, तो उसकी हम एक पॉलिसी बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, ठीक है। उससे उस बेस पे ही हमने उसके ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही हमने पेशेंट्स को, पॉपुलेशन को हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ फॉर ऑल। सबका एक एक राइट है, फंडामेंटल राइट है हेल्थ फॉर ऑल के लिए। क्लियर है? Yes, क्लियर ma'am. द टॉपिक? ओके। देन आपका आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, ठीक है। रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या होता है? वेन एवर द सर्विस प्रोवाइड इन अक्रेंस विद द नीड आर द प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। हमने रेलेवेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो भी एक ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटी बेस पे चाहिए, ठीक है। विद द नीड आर द प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस पे हमने पेशेंट को हेल्थ नीड प्रोवाइड करनी है। कॉम्प्रीहेंसिवनेस, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिवनेस क्या होती है? दो चीजें आएंगी बार बार, होलिस्टिक केयर, कॉम्प्रीहेंसिव केयर, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंसिव केयर में आपकी 5 लेवल्स आते हैं आपकी हेल्थ के। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये आपके वाइवाज में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स होते हैं एक्सटर्नल, कि कॉम्प्रीहेंसिव केयर कौन सी होती है, ठीक है। इट डील, आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्प्रीहेंसिव केयर आपके इट डील विद द 5 लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है। हम कॉम्प्रीहेंसिव केयर को 5 लेवल में ऐड करते हैं, ठीक है, हम डील करते हैं 5 लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। तो हमारे वो कौन कौन से? प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हमने अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है, हमने कोई भी किसी भी कंडीशन से पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो हमने आइसोलेट करना है। क्यों करना है? बिकॉज कि जो भी एक यूनिट में एक पेशेंट एडमिट है तो उनको बाकियों को स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। तो हमने जितना हमसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो सकती है हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी है। अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, हमने जल्दी से जल्दी पेशेंट का डायग्नोज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि पेशेंट को किस वजह से कंडीशन अराइज हुई है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, हमने लिमिटेशन ऑफ डिसेबिलिटी चेक करनी कि किस वजह से पेशेंट डिसेबल हैं काम करने के लिए, ठीक है, डेली वर्क के लिए। एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, हमने पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी एडमिट करना है जिससे कि वो जल्दी से रिकवर हो सके। क्लियर है? कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आपका आता है एडिक्वेसी, ठीक है। एडिक्वेसी कि आपके वर्क में कितनी एडिक्वेसी है। द सर्विसेज आर द प्रोपोर्शनेट टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप मतलब कि सर्विस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्वेसी। क्लियर है? द सर्विसेज आर द प्रोपोर्शनेट टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अवेलेबिलिटी, ठीक है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फोर्थ वन आपका आता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। सर्विस आर द अवेलेबल टू द whole population, ratio between the population and healthcare system,
ठीक है, पर्सोनल्स, ठीक है। हमने वहाँ पे अवेलेबिलिटी देखनी है, रेशो, कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन पे कितना स्टाफ, हमें हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी चाहिए, हमें हेल्थ केयर पर्सोनल कितने चाहिए, हमें नर्स पेशेंट रेशो चेक करनी है, हमें डॉक्टर पेशेंट रेशो चेक करनी है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो यही करेक्टरिस्टिक्स है हमारी हेल्थ केयर सर्विस के लिए, कि कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी होती है कि कितना स्टाफ हमें चाहिए, ठीक है, सर्विसेज को अवेल करने के लिए, पेशेंट्स को देने के लिए सर्विसेज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रेशो चेक करनी है, रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर पर्सोनल्स, ठीक है। हमने देखना है किस कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन चाहिए है, और उस पे कितना हमें हेल्थ केयर पर्सोनल की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम नर्स पेशेंट रेशो चेक करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर पेशेंट रेशो चेक करेंगे, वो किसके अंडर आती है, आपकी अवेलेबिलिटी के अंडर। उसके बाद आपका आता है असेसेबिलिटी, ठीक है। आप असेस कैसे करते हो, ठीक है। सर्विस शुड बी जियोग्राफिकली असेसिबल, ठीक है। जियोग्राफिकल होता है आपकी बाउंड्रीज, जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, आपकी सोशल बाउंड्रीज, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। सर्विस शुड बी जियोग्राफिकल असेसिबल, इकोनॉमिकली, कल्चरली असेसिबल एज फॉर द पॉसिबल, ठीक है। हमने पेशेंट का सब चेक करना है कि इकोनॉमिकली वो कैसा है, ठीक है, उसका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। उस बेसिस पे हमने पेशेंट को क्या करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? असेसिबिलिटी क्लियर है बच्चे? यस असेसिबिलिटी मैम। क्लियर, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद आपका आता है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी का मीनिंग है कि जो पेशेंट एडमिट हो रहा है, हमने वो चेक करना है कि वो उन सारी चीज़ों को करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। हमने देखना है वो सर्विसेज पॉपुलेशन में वो मतलब कि कॉस्ट को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हमने उसी तरह की हेल्थ सर्विसेज रखनी है जिससे कि सब अपनी हेल्थ फॉर ऑल को ले पाएँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज शुड बी विद इन द मीन ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्टेट सर्विस शुड बी फ्री, ठीक है। आपको पता है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे क्या होती है, सर्विसेज फ्री मिलती है ना, फ्री मिलती है या नहीं मिलती है? Yes, डिस्पेंसरीज ma'am. में अगर आप, हाँ, डिस्पेंसरीज में आप जाते हो, पीएचसीज में जाते हो, ठीक है, हेल्थ सेंटर्स में जाते हो, तो अगर आप मेडिसिन, आपको डॉक्टर फिजिशियंस लिख के देते हैं, तो वो आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी पॉपुलेशन को सर्विसेज देने की करते हैं, प्लान करते हैं, तो हमने उसमें अफोर्डेबिलिटी देखनी है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव, ठीक है, कि हर एक पेशेंट, हर एक पीपल उस चीज़ को अफोर्ड कर सके, ठीक है। इंडिविजुअल एंड स्टेट सर्विस शुड बी फ्री। जो भी आपके स्टेट के हॉस्पिटल्स होंगे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आपके कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट्स को क्या करनी है, फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सेवंथ वन आपका आता है फिजिबिलिटी, ठीक है, कि आप कैसे, कितनी फिजिबिलिटी से पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो। हेल्थ सर्विसेज शुड बी फिजिएबल इन द सर्टेन प्रोसीजर, मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे पास बहुत सही ढंग के रिसोर्सेज होने चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास मैन पावर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से इजीली हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ओके। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रेटेड क्या होता है, सर्विस शुड बी कंबाइंड एंड इंटीग्रेटेड आर द अवेलेबल एट द सेम प्लेस थ्रू द सिंपल एंड इजी रेफरेंस, ठीक है। हमने क्या करना है, कहीं किसी भी जगह पे अगर हम हेल्थ कैंप लगाते हैं, ठीक है, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी कंबाइन क्या होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, अवेलेबल एट द सेम प्लेस थ्रू द सिंपल एंड ईजी रेफरेंस की, ठीक है, जिससे कि हम इजीली, हमारे पास कम्युनिटी के पीपल आ सके अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, और हमारे पास मैन पावर भी हो, और हम सिंपल तरीके से उनको इजीली उनके साथ कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी, ऑल द सर्विसेज स्टार्ट शुड द कंटिन्यू टू द अवेलेबल विद द मैन मनी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। हमने ऑल सर्विसेज स्टार्ट, हमने सर्विसेज को कंटिन्यू स्टार्ट रखना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ऑल सर्विसेज वंस स्टार्टेड शुड कंटिन्यू टू द अवेलेबल विद द मैन, ठीक है। हमने हर सर्विसेज हर एक के पास पहुंचानी है। अप टू डेट, अप टू डेट क्या होता है, ऑल सर्विसेज शुड बी द बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, हम स्टाफ होते हैं, ठीक है,
तो हमने क्या करना है, हमने अपनी एजुकेशन के साथ ऐसे प्रोसीजर्स आ रही इंफॉर्मेशन है, या हम टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं यूज या नहीं कर रहे हैं, तो जो हम लोग हेल्थ फीमेल वर्कर्स हो रहे हैं, हमने ऑलवेज क्या करना है, अप टू डेट रहना है अपने सर्विसेज के लिए, ठीक है। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हमें यूज करना है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर है। तो ऑल सर्विसेज शुड बी द बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने अपने आप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक्नॉलेज होना है, ठीक है, इंक्लूड द प्रिवेंटिव। उसके साथ हमें प्रिवेंटिव मेजर यूज करने हैं, प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। साथ में उसके बाद हमने होलिस्टिक केयर, ठीक है। द सर्विस शुड बी द कवर द टोटल एनवायरनमेंट एट होम, ठीक है। हमने चेक करना है पेशेंट का जहाँ पे वो रह रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क प्लेस जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, हाइजेनिक है, पोल्यूटेड है, ठीक है, वो सब हमने चेक करना है। एक हेल्थ केयर सर्विसेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। पहले आपने हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स ली, देन हम आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे हेल्थ केयर, ऐसे तो कुछ नहीं ना करेंगे हम, प्रॉपर एक गाइडलाइन के बेसिस पे पेशेंट्स को हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे, ठीक है। सर्विस शुड मेक adequate provision of the curative and preventive and active promotion of the positive health, ठीक है। अपने पेशेंट्स को सर्विसेज किस बेसिस पे देनी है, क्योरेटिव, ठीक है, क्योर करना है, प्रिवेंट करना है, और एक्टिव प्रमोशन ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। उनको एजुकेट करना है कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, आपने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। क्लियर है? सेकेंड वन आपका आता है हेल्थ सर्विसेज शुड बी द प्रोवाइड कंसल्टेंट लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज में सबसे पहले कंसल्टेंट काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी डिजीज कंडीशन के लिए आपको काउंसिल करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, ठीक है। आजकल क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आजकल, मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है ना पेशेंट्स को, कोई भी कंडीशन हो रही है, यस मैम। पेशेंट स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज बोली, जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर है वहाँ पे शुड प्रोवाइड द कंसल्टेंट, वहाँ पे एक कंसल्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरीज होनी चाहिए लैब टेस्ट करने के लिए, और इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए। जितने भी हमारे हॉस्पिटल है वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, लैब्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज हमें अवेल होनी चाहिए। थर्ड वन आपका आता है हेल्थ सर्विसेज शुड बी द place as close to the people as possible in the order to ensure the maximum use by the community। हमने कम्युनिटी को देख के अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को बनाना है, ठीक है, जिससे कि वो इजीली मतलब कि आके अपना ट्रीटमेंट या अपना चेकअप करा सके, ठीक है। शुड बी प्लेस एज अ क्लोज टू द पीपल एंड पॉसिबल इन द ऑर्डर टू द इंश्योर देयर मैक्सिमम यूज बाय द कम्युनिटी, जिससे कि कम्युनिटी बहुत अच्छे से उस सारी फैसिलिटीज को ले सके। फोर्थ वन आपका आता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड फॉर द वाइडेस्ट पॉसिबल कॉपरेशन बिटवीन द हेल्थ पर्सनल एंड पीपल। जो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो शुड बी प्रोवाइड, ठीक है, बहुत वाइड होती है, ठीक है, तो उसको कॉपरेट करके हेल्थ पर्सनल के साथ अपना ट्रीटमेंट लेना है, सर्विसेज देनी है हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने, ठीक है, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, और उनको कॉपरेट करना है पीपल्स ने, कम्युनिटी के, ठीक है। फिफ्थ वन आपका आता है स्पेशल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द मदर चिल्ड्रन एंड मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन। जो भी अगर हमारे पास कोई मेंटली पेशेंट्स आते हैं, मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रंस आते हैं, उनमें उस कंडीशंस में हमें फैमिली मेंबर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। क्लियर है? हेल्थ सर्विसेज शुड पे एम्फेसिस ऑन द क्रिएशन मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी एनवायरनमेंट एज फॉर एज द पॉसिबल, ठीक है। हेल्दी हेल्थ सर्विसेज में हमने क्या करना है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। प्रिंसिपल्स क्लियर है? प्रिंसिपल्स क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. पक्का? आज Yes, हमने क्या ma'am. क्या पढ़ा है? ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ, बोलो। चुप हो गए? Impact of illness on client and family. हाँ जी, गुड। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? Behavior change
impact on family roles, impact on body image, impact on कंसेप्ट, self concept, हाँ जी। उसके बाद impact on family dynamics. डायनेमिक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? देन फैक्टर्स पढ़े ना, कॉजिंग स्ट्रेस, in hospital. कॉजिंग इन द हॉस्पिटल। हाँ जी, ये टॉपिक हमारा Healthcare service. कंप्लीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? Healthcare services. Healthcare हेल्थ केयर services. सर्विसेज। उसके बाद हमने हेल्थ केयर सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके 4 एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है। 4 एलिमेंट्स के बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स Yes, पढ़ने के बाद हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हेल्थ केयर सर्विसेज के, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं बच्चे? Yes, जो हमने ma'am. हेल्थ केयर, हाँ, Yes, जो हमने ma'am. हेल्थ केयर हाँ, जो हमने हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ा ना, उसके अंदर हमारे 2 टॉपिक्स आते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के, करेक्टरिस्टिक्स हेल्थ सर्विसेज और प्रिंसिपल्स हेल्थ केयर Principal health सर्विसेज, services care. राइट? हाँ जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कल, ठीक है, हेल्थ प्रमोशंस, ठीक है। क्लियर है? Clear, ma'am. ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर टीम, कि एक हेल्थ केयर टीम कौन कौन सी होती है, हेल्थ सर्विसेज को देने के लिए कौन कौन सी टीम हम बनाते हैं, ठीक है। कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। समझ में आ गया ना? लीव करें क्लास को? Yes, ma'am. ओके जी, Yes, चलो, ma'am. थैंक यू क्लास।